हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं कि 25 जनवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 4 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ये जीडी का सीरीज शुरू कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है। ठीक है, कर चुके हैं पहले से भी। तो ये हमारा सेट नंबर जो भी हो आप देख लेना एक बार। आपका जीडी का जो पेपर है वो फरवरी मार्च में होने वाला है, तो उसके लिए कितना बेनिफिशियल है आपको मालूम है दोस्तों। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन को बूस्ट देने के लिए। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से इस शिफ्ट में या फिर किसी भी शिफ्ट में अगर 4 या 5 सवाल भी अगर आपको अच्छा लगता है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक शिफ्ट को देख कर ही, उस ट्रेंड को देख कर ही आगे आने वाले हर एक पेपर में उससे सवाल जो है संबंधित आते रहते हैं। तो थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है प्रीवियस ईयर को एनालाइज करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा आधे घंटे का वीडियो देखिए, लेकिन हाँ 2-4 सवाल जो इंपॉर्टेंट लगते हैं इसमें आप वो भी देख लीजिएगा तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम बबलू सोनी है। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग सीधे मैथ के सवालों की तरफ। यहाँ से मैथ का सवाल शुरू होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कि 11 है, 15 है, 19 है, 25 प्रत्येक में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाती है। जोड़ने के बाद ये संख्याएं समानुपाती हो जाती है। तो जोड़ी की संख्या को फाइंड आउट करनी है। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है? कुछ नहीं, आप उसको मान लीजिए जो संख्या हम जोड़ रहे हैं उसको मान लिया वो एक्स के बराबर है। ठीक है, तो आपसे बोला कि 11 प्लस एक्स करो, बटा आप लिखो 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 19 प्लस एक्स बटा 25 प्लस एक्स। समानुपाती का मतलब ये होता है, आपको पता है दोस्तों। जैसे आप बोलते हैं ना कि ए, बी, सी और डी, ये चारों आपसे कहता है कि समानुपाती है। इसका मतलब क्या होता है कि नजदीक, सॉरी, हाँ, नजदीक वाले को नजदीक से गुना और दूर वाले को दूर से गुना, ऐसे करते हैं। मतलब बी सी इज इक्वल टू हम ए डी लिखते हैं। तो क्या हम इसी को सी को भेजेंगे उस साइड, तो ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी लिख सकते हैं? बोलिए। या फिर हम बी को भी इधर लेके आ सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या, सी अपॉन डी इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, इसी को हमने इस्तेमाल किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है और एक्स के वैल्यू को निकालना है। तो एक तरीका ये भी है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स के वैल्यू निकाल लो। लेकिन आप देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स को अगर एक्स से मैं गुना करूंगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा। तो फिर वो क्वाड्रेटिक का फंक्शन बनने की संभावना हो जाती है। तो मैं यहाँ पे बेस्ट तरीका क्या लगाता हूँ, देखो यहाँ पे 11 और 15 में कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे 4 का डिफरेंस है। ठीक है, ये नया है, मजा आएगा आपको देखना, सीखने में अच्छा लगेगा आपको। 19 और 25 में कितने का डिफरेंस था, आप बोलेंगे 6 का डिफरेंस है। ठीक है, या फिर एक्स में से अगर एक्स कम करेंगे तो जीरो आएगा। डिफरेंस जो है वो सिर्फ 19 और 25 की वजह से आ रहा है। यहाँ जो डिफरेंस है वो 11 और 15 के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको इक्वेट करना चाहूँ तो ये 4 और ये 3, तो क्यों ना इसको हम 3 से मल्टीप्लाई और क्यों ना इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा काम हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, अब इसको अंतर को देखना ही नहीं है, और ऊपर वाले को ऊपर वाले से आप कर दो इक्वेट। ठीक है, 11 तिया 33 प्लस 3x इज इक्वल टू 19 तिया 19 दूना 38 और प्लस 2x। यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है 5 के बराबर। बिना किसी क्वाड्रेटिक का यूज किया आपने फटाफट x की वैल्यू निकाल लिया, बिना किसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के आपने फटाफट इसका आंसर निकाल लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा, और ये तरीका का जो मेथड है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो। ठीक है, तो ये बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला, पहला सवाल। तो इस तरह से हम लोगों ने शुरुआत कर चुके हैं, आगे चलते हैं नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। नंबर 2 क्या बोलता है, सवाल देखते हैं। ठीक है, 4900 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 725 रुपया है। जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो ब्याज दर ज्ञात करें। आपसे पूछ रहे बताओ रेट क्या होगा, आपसे कह रहे बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। 2 वर्षों में इतना ब्याज हो जाता है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं ये बोलूं आपसे कि ए जो है, सॉरी, ए का मतलब होता है अमाउंट, यानी अगर प्रिंसिपल अमाउंट और मिश्रधन का अगर हम रेशियो लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 4900 रुपया, ठीक है, 725 इंटरेस्ट लिया, मतलब अगर जोड़ेंगे तो कितना बन गया मिश्रधन, 4900 और 700 5625 बन गया, बोल सकता हूँ। यानी 4900 रुपये कितना बन गया, 5625, कितने साल में, 2 साल में। तो मैं काम करते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं। 7 7 49, ये बनेगा 7 8 56। अच्छा, 7 से नहीं कट रहा है, 1 मिनट होल्ड करिए, कोई बात नहीं, 7 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो और क्या तरीका हो सकता है? ठीक है, तो
आप इसको और क्या तरीके लगा सकते हैं बताइए। तो मैं कह सकता हूँ, बताओ, इसका मुझे स्क्वायर करना है। तो ये आप देखेंगे ये 70 का स्क्वायर है, क्योंकि आपने देखा कि अगर टाइम 2 साल है तो मुझे इसको पावर 2 के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो ये आप देखेंगे ये 70 का स्क्वायर है, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर है? 7 × 8 = 56। जब 75 का हम स्क्वायर करते हैं मेरे भाई, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 7 को 1 बढ़ा के 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 5625 बन जाता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि वाला जो वैल्यू है 75 का स्क्वायर है। अब चूंकि 2 साल में है तो पावर हमने 2 लगा दिया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि पहले साल में 70 बना होगा 75, यानी 14 बना होगा 15। यानी आप कितना रेट देख सकते हैं, रेट की वैल्यू कितनी आगे बताओ, 1/14 इंटू 100%। बोल सकते हैं, मतलब 50/7%, यानी कि 7 इंटीजर 1/7%। बढ़िया सवाल और बढ़िया सोल्यूशन भी। थोड़ी तारीफ हमें भी जरूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, इस 4900 मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और जो मिसदन का अमाउंट है उसको हमने निकाल लिया रेशियो। अब चूंकि 2 वर्ष है तो हमने पावर 2 लगा दिया। अगर यहाँ पे 3 वर्ष होता तो हम कोशिश करते कि पावर 3 बनाए, और फिर जो बेस का वैल्यू है उसको हम रेशियो निकाल दिया। फिर जो इंक्रीमेंट है वही तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। नंबर 3 पे आते हैं भाई, रवि और सुमंत। रवि है और सुमंत है, एक कार्य को 40 डेज और 50 डेज के अंदर पूरा कर सकते हैं। पहले दिन रवि से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में बारी बारी से उस पर कार्य करते हैं ना, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ कहा जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 200। अगर मैं इफिशियंसी की बात करूंगा मेरे भाई, तो ये बन जाएगा 40 पच्चे और ये बन जाएगा 50 चौके। पहला दिन रवि काम किया, दूसरा दिन सुमंत, मतलब 2 दिन के अंदर कितना काम हो गया बताओ। तो आप बोलेंगे 9 काम। मुझे पहुंचना है 200 काम के पास। तो 9 × 10, 9 × 20 180। अगर 9 को हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, तो कितना बन जाएगा, 198। 198 काम पूरा हो गया। और यहाँ देखो, फिर तुम्हारा 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 44 डेज के अंदर 198 काम हो गया। लेकिन मुझे पहुंचना है 200 के पास, मतलब 2 काम और बाकी है। और चूंकि 22 के बाद फिर इवन नंबर खत्म हो गया, मतलब ऑड डेज में कौन काम करेगा भाई, रवि। मतलब काम बचा है 2, इफिशियंसी है 5, मतलब 44 डेज कंप्लीट और 2/5 डेज, और 44 इंटीजर 2/5 दिन इज द रिक्वायर्ड आंसर। बढ़िया सवाल। आगे बढ़ते हैं और 4 पे चलते हैं दोस्तों। व्यापारी अपने सभी सामानों पर 8% की छूट देता है और फिर भी 15% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। मतलब आपसे मान लिया कि एमपी तुम्हारा 100 रुपया था, 8% डिस्काउंट दिया, मतलब इसको बेचा है 92 रुपया में। तब भी आपसे कह रहा है कि 15% का लाभ कमाता है, मतलब जो एसपी रहा होगा और कम रहा होगा, मतलब 92 115 के बराबर है। मुझे निकालना है 100 की वैल्यू। ये तुम्हारा क्या मिलेगा, सीपी का वैल्यू, ठीक है। यदि किसी सामान का अंकित मूल्य 250 रुपया है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। हमने 100 मान के बनाया, अब यहाँ पे एमपी के बदले कह रहा है कि 250 बनाओ। मतलब क्या करना है, 5/2 से मल्टीप्लाई, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, सीपी के अंदर भी क्या करेंगे, इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो निकाल लो वही तुम्हारा आंसर है। क्या मैंने सही किया ना। तो अब जरा देखो, ये 5 से काटेंगे, कितना से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 23 बार में, 23 चौका 92, 2 कट जाएगा 2 बार में, 2 × 100, 200 रुपया इस सवाल का आंसर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान। नंबर 5 पे आते हैं भाई। दो दोस्त जो है 720 मीटर के एक वृत्ताकार ट्रैक पे दौड़ रहे हैं। उन्होंने एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू किया और समान दिशा में 1.5 मीटर पर सेकेंड और 3.5 मीटर पर सेकेंड की चाल से दौड़ रहे हैं। कितने समय के बाद वे दूसरी बार एक दूसरे को पार करेंगे। ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि दूसरी बार। पहली बार तो हर सवाल पूछता है, ये बोल रहा है दूसरी बार कब पार करेंगे एक दूसरे को। अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो हम बोल सकते जो स्पीड होगा वो स्पीड के डिफरेंस के बराबर होगा, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड लेके चलेंगे हम लोग। और वृत्ताकार ट्रैक जो 720 मीटर का है, तो हम निकालते हैं टाइम टू मीट। क्या करेंगे, 720 मीटर और इस स्पीड से करेंगे डिवाइड, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 360 सेकेंड में वो लोग मिलेंगे। इसका मतलब होता है 6 मिनट। लेकिन ये जो मिलेंगे ये पहली बार मिलने के लिए होता है ना। सवाल क्या पूछ रहा है कि दूसरी बार कब मिलेंगे, यानी कि 6 मिनट और लगेगा। ये क्या हो गया,
1 मिनट, यानी कि दूसरी बार की बात कर रहा है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 6 दुना 12 मिनट के बाद दूसरी बार उनकी मुलाकात हो जाएगी। आसान था। नंबर 8 पे आते हैं भाई। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 72% प्राप्त होता है। कुल मतों में से 1.2% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 3,32,000 है, तो उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या कितनी है? ठीक है, ये बढ़िया सवाल लिखने में लग रहा है। केवल पूर्ण संख्या में मान ले, मतलब पॉइंट में आंसर आएगा तो आपको कन्वर्ट करना है सिंपल पूर्ण संख्या में। ठीक है, डेसिमल के बाद के वैल्यू को हटाना है। ठीक है, तो आप जरा करते हैं। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 72% प्राप्त होता है। ये बहुत जरूरी है, वैध मतों का, वैलिड वोट्स का 72% प्राप्त होता है। कुल मतों में से 1.2% अवैध घोषित कर दिया गया। जैसे मान लिया कि टोटल वोट तुम्हारा 100% है, तो आपसे कह रहा है कि 1.2% जो वोट है ये तुम्हारा इनवैलिड है, इसको अमान्य कर दिया गया। मतलब जो वैलिड वोट है वो 98.8% है। ये जो वोट हुआ है इसको बोलेंगे हम लोग वैलिड वोट। अब सवाल ये कह रहा है कि 72% ऑफ वैलिड वोट, 72% ऑफ 98.8%, ना कि 100%। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 10 है, तो आपको निकालना है उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या। बहुत बढ़िया सवाल। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 3 32 पे 000 ये 100 के बराबर है, 100% के बराबर है, कुल मतों की संख्या के बराबर है। आपको निकालना है 98.8% का 72%, इस परसेंट का फिर से 72%। समझ गए? तो ये सवाल है बढ़िया। आप देखिए यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, नीचे आ जाएगा 10, 1 2 3 मिलके ये तीनों को काट देगा। ठीक है, अब मैं करूंगा फोन का इस्तेमाल, क्योंकि मेरे पास इतना गुणा करने का टाइम है नहीं। चाहो तो आप कर भी सकते हो, यहाँ से सिर्फ 4 कटेगा और कुछ कटने वाला है नहीं, 25 से फिर जब डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा फोन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, आप काट के चेक कर लेना, मेरा काम है कंसेप्ट को समझाना। देखो यहाँ पे 332 इंटू 988 इंटू 72, तो आप देखेंगे जो वैल्यू आ रहा है 23,617,152 और बटा यहाँ पे लिखा हुआ है 100। तो अगर मैं 100 को हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा बताओ? अगर मैं 100 को यहाँ से हटा दूं तो 2 डेसिमल पहले यहाँ पे लगा सकते हैं। आपसे कह रहा है कि सिर्फ पूर्ण संख्या को लेना था, मतलब इन दोनों को हटा दो। सिर्फ पूर्ण संख्या कितना हो जाएगा? 2,36,171 वोट मिला है उम्मीदवार के पक्ष में। ठीक है, तो बढ़िया सवाल। और आगे बढ़ते हैं, 7 पे आते हैं भाई। एक दुकानदार चावल बेचता है, वह इसे विक्रय मूल्य से 15% दर पर खरीदता है। फिर से पढ़ते हैं। एक दुकानदार जो है वो चावल खरीदता है, चावल बेचता है, वह इसे विक्रय मूल्य से 15% कम दर पर खरीदता है। जैसे मान लिया हमने विक्रय मूल्य से 15% कम दर पे खरीदा, मतलब अगर मान लिया हमने एसपी तुम्हारा अगर 100 रुपया है मेरे भाई, तो सीपी जो हो जाएगा वो 85 रुपया हो जाएगा। ठीक है, एक महीने में उसकी कुल बिक्री 5,50,000 रुपया है और वह महीने की शुरुआत में किराए के रूप में 8,000 रुपया का भुगतान करता है। तो महीने में उसका लाभ परसेंट कितना है? ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है और बढ़िया सवाल है, देखो ना। ठीक है, अगर उसकी बिक्री 5,50,000 रुपए की है, तो हम एक काम करते हैं, पहले निकाल लेते हैं कि उसका एसपी कितना रहा होगा। ठीक है, सिंपल तरीके से। तो आप जरा देखना, 85 से कर दिया मल्टीप्लाई, कितना बनेगा बताओ? तो ये बन जाएगा 00, 55 गुणा 5 यानी कि 3.5, 375, 37, 55 गुणा 8 440 और 37 477। ठीक है, 477, उम्मीद करते हैं कि हमने सही किया है। ठीक है, अब ये आपका आंसर नहीं है, दिस इज नॉट द आंसर। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि इसमें जो है ये सीपी के बाद कह रहा है कि वो खरीदने के बाद दुकान के किराए के रूप में 8,000 का भुगतान भी तो करता है। मतलब जो ओरिजिनल सीपी होगा तुम्हारा वो इसमें 8,000 रुपया जोड़ने के बाद आएगा। समझ रहे हो बात? वो इसमें जोड़ने के बाद आएगा एक्चुअल सीपी की वैल्यू। समझ रहे हैं?
यानी अगर हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बताइए, 477500 प्लस 8000, यानी कि जो वैल्यू बनेगी एक्चुअल में ये 485500 बनने वाला है। तो अब अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो पहले हम सीपीएसपी का रेशियो लिखते हैं। यहाँ बन जाएगा 4855, 2 जीरो हम काट लेते हैं, ये बन जाएगा 5500। और अगर तुम काटने की कोशिश करो तो यहाँ से कट जाएगा 9 25 45, 5 से काट रहा हूँ मैं, 3 5 7 और ये 1, ये बन जाएगा 1100। तो आप देखेंगे प्रॉफिट कितना, तो यहाँ पे 129 का प्रॉफिट है आउट ऑफ 971 इंटू 100%। कर लो डिवीजन, आंसर निकालो। 129 इंटू 100 और डिवीजन करेंगे भाई 971, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 13.28%। ठीक है, तो अगर डेसिमल के बाद ऑप्शन में, अरे 13 क्यों आ रहा है, 13 क्यों आ रहा है, कुछ मिस्टेक हुआ क्या, कुछ तो मिस्टेक हुआ। 5500 इंटू 85, हाँ यहाँ हमने मिस्टेक कर दिया, देखो जरा, ये 467 होगा, मुझे लगा था पहले ही कि मैंने कुछ तो मिस्टेक किया है। अगर ये 467 हुआ तो मुझे प्लस करना पड़ेगा 8000, तो 475 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई 475, अगर ये 475 हुआ तो यहाँ पे फिर से सब उल्टा पुल्टा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगना दीजिए। आइए यहाँ पे इसको बोलेंगे 4755 और यहाँ बनेगा आपका 5500। फिर से काट लूँ, 5 9 45, फिर 5 और ये 1, ये बन जाएगा 1100। क्या मैंने अब सही किया है, बोलिए अब सही है क्या, दोबारा कर लेंगे फिर गलत होगा तो, इतना क्या टेंशन है, इतना क्या टेंशन है। ठीक है, तो अब जरा इसको हम प्रॉफिट निकालेंगे, तो ये बन जाएगा 149 बटा 951 इंटू 100%। बोलिए क्या मैं सही कर रहा हूँ, तो आप अगर डिवाइड करोगे तो 14900 बाई 951, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ मोबाइल से तो ये वैल्यू आ चुका है, हाँ 15.66%। इसी को हम बोलेंगे 15.7%, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक जो वैल्यू है एक डिजिट ही आंसर में दे रखा है। तो ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया सवाल है, क्योंकि आप अगर सोचेंगे फटाफट कि हमने 85 से मल्टीप्लाई करके सीपी निकाल लो, वैसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर किराए के रूप में आपने 8000 का भुगतान किया है तो वो भी सीपी का ही पार्ट है, अपने खुद को किराए में खर्च कर रहे हैं तो वो आपके क्रय मूल्य में शामिल हो जाएगा, वो आपका अपना घर का पैसा लग रहा है, इसलिए जोड़ना पड़ेगा। दी गई आकृति में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्तों को इस प्रकार रखा गया है कि प्रत्येक वृत्त जो है अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। बिल्कुल ठीक फिगर दिख रहा है। वृत्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। बढ़िया है। वृत्तों से घिरे क्षेत्र, तो वृत्तों से घिरे क्षेत्र कौन सा बताइए, ये जो बीच का एरिया ना, ये वाला, इसी के बारे में आपसे कह रहा है कि इसका एरिया कितना हो जाएगा बताइए। अब मुझे एक बात बताइए, इसका एरिया मैं कैसे निकाल पाऊंगा, अगर त्रिभुज के एरिया में से इस तीनों पार्ट को माइनस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे, रेडियस है 3.5, तो यहाँ भी 3.5 और यहाँ भी 3.5, मतलब 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा साइड ऑफ ट्रायंगल, इसका है साइड ऑफ ट्रायंगल। और चूंकि ट्रायंगल तुम्हारा कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल सकता हूँ, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा पहले। अच्छा इसकी बात कर लिया हमने, अगर हम सिर्फ एक इसकी बात करें, ये त्रिज्यखंड, इसकी अगर बात करें ये वाला, तो रेडियस 3.5। अब चूंकि ये वाला 60 डिग्री है तो बोल सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर 60/360। लेकिन एक बात ध्यान देना, 60 डिग्री का 3 तुम्हारे पास त्रिज्यखंड है, मतलब बोल सकता हूँ कि 180 डिग्री का एक त्रिज्यखंड, बोलिए ना। यानी हम यहाँ पे जो आपसे एरिया पूछ रहा है, जो रिक्वायर्ड तुम्हारा एरिया है, वो हम कैसे निकाल पाएंगे आप मुझे बताओ। वो हम निकाल पाएंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में से माइनस करेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू 180 डिग्री बटा 360। समझ गए बात। इसका एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी कि 49। क्या मैंने सही किया, क्या मैंने सही किया बताओ। अच्छा माइनस पाई आर स्क्वायर, जब आर की वैल्यू होती है 7 तो ये होता है 154 इंटू 1/2। क्या मैंने सही किया, बोलिए ना, क्या हमने
नहीं, बिल्कुल सही नहीं किया हमने, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि रेडियस जो है ना वो 3.5 है। साइड तुम्हारा 7 है, लेकिन रेडियस कितना हो जाएगा बताओ? 3.5, यानी कि 7/2। तो यहाँ पे 1/400 और मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए बात? अब करके देखना उतना ही आएगा। तो अब जरा मैं क्या करने वाला हूँ, डिवीजन। ये फिर से लेंदी सवाल फिर से आ चुका है। तो आप अगर देखेंगे ये बन जाए 1.732 इंटू 49/4, माइनस करेंगे अगर 2 से काट लो एक बार, तो 77/4। तो नीचे एलसीएम में आप 4 ले लो, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई करने में कितना आता है, 1.732 इंटू 49, और इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा 77, यानी जो वैल्यू आ रखी है डायरेक्ट, वो आ रखी है 7.868। अब इसको हम 4 से अगर डिवाइड करते हैं मेरे भाई, 7.868 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, यानी आपका आंसर आ चुका है 1.967 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1.967 आपका आंसर जो है वो डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट है, तो मैं क्या करूंगा, एक को रिमूव करूंगा। अगर ये संख्या 5 या 5 से ज़्यादा है तो पहले वाले में एक जोड़ देंगे, यानी कि 1.97 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का रिक्वायर्ड एरिया आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई, और 9 पे चलते हैं दोस्तों। कृष्ण ने पहली और दूसरी वस्तु क्रमशः 150 और 300 में खरीदी है। पहली वस्तु को 20% की हानि पर और दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर, तो लाभ पर हानि पर सेल किया। अगर दोनों का यहाँ पर विक्रयमूल्य होता, क्रयमूल्य नहीं बल्कि विक्रयमूल्य होता, और दोनों अगर सेम वैल्यू होता, तो लाभ और हानि अगर सेम परसेंटेज होता तो उस केस में हमेशा हानि होता है। लेकिन यहाँ पे देखो अलग केस है। यहाँ पे CP1 कितना है, तो आप बोलेंगे 150 रुपया। जो CP2 है मेरे भाई वो कितना है, 300 रुपया। आपने बोला कि पहले वाले केस में इसको 20% का लाभ होता है, मतलब 15-29 रुपये लाभ हुआ, मतलब 180 रुपये इसको लाभ हो गया। सॉरी, मतलब ये हो गया तुम्हारा SP1। पहली वस्तु को सेल किया इसने 180 में, 20% की हानि, 60 कम यानी कि 240 में सेल किया, तुम्हारा क्या हो जाएगा, SP2। तो अब अगर देखेंगे हम कंफर्म तरीके से, टोटल CP कितना हो जाएगा, 450 रुपया। बेचा कितने में, तो आप बोलेंगे 420। क्या? हाँ बिल्कुल, 420 में आपने सेल किया है। तो आप देखेंगे 450 की वस्तु का आपने 420 में सेल किया, यानी कि 30 रुपए का आपको लॉस हुआ है। आप निकाल दो लॉस परसेंट, यानी कि 30/450 इंटू 100%। निकाल लेंगे भाई। आओ जरा देखें, 50 9 बार में और 50 2 बार में, 3 × 3 और ये 10, 20/3 को बोलते हैं 6.7%। ये तुम्हारा क्या हो गया, लॉस परसेंट। आगे बढ़े, एक संख्या y को डिवाइड करते हैं 225 से, तो आपसे क्या कह रहा है कि शेषफल जो है ना वो बचता है भाई 33। जब उसी संख्या को 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, मतलब शेषफल कितना आएगा बताना है आपको। तो चूंकि ये 15 इस 225 को पूरी तरह से काट देती है, आप देखना 15 एकम 15 और 15 पचे 75, मतलब ये 15 से पूरी बार कट जाएगा। इसका मतलब हम इसको डिवाइड ना करके हम सीधे इसके रिमाइंडर को डिवाइड करेंगे। 33 को डिवाइड किया हमने 15 से, जो रिमाइंडर आएगा वही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। 5 अभाज्य संख्याओं का एवरेज क्या होगा, प्रथम 2, 3, 5, 7, 11/5। कुछ लोग कहेंगे सर 2 तो अभाज्य नंबर नहीं बल्कि तो प्राइम सॉरी इवन नंबर है। याद रखना 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या बोलता है कि जो संख्या 1 से कटे या फिर खुद से कटे। क्या ये इस को फॉलो नहीं करता? बिल्कुल फॉलो करता है। इवन नंबर भी है लेकिन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। याद रखना 5 5 10 और 18 कितना होता है, 28/5, यानी कि 5 इंटीजर 3/5 इस सवाल का आंसर होगा। 12 नंबर पे आते हैं भाई कि ए किसी कार्य को 51 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 34 दिन में कर सकता है। समान कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय ज्ञात करें जब ये बारी बारी से एक दिन कार्य करता है तथा ए शुरुआत करता है। ऐसा सवाल हमने पहले भी कर चुका है इसी शिफ्ट में। तो आप देखना क्या इसको हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना बनेगा, 17 कॉमन लिया में 3 और ये 2, यानी कि 3 दूना 6 और 17 से मल्टीप्लाई करोगे कि 102 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर मैं इफिशियंसी की बात करूंगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, एक दिन ये काम किया, एक दिन ये काम किया, मतलब 2 दिन के अंदर कितना काम हो बताओ, 5 काम हो गया। पहुंचना है मुझे 102 के पास, तो हम क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई इधर और 20 से मल्टीप्लाई इधर, मतलब 40
दिन के अंदर आपका 100 काम हो चुका है। अभी 2 काम बाकी है। 2 काम कौन करेगा? फिर से ए करने आएगा, यानी कि 2 एफिशिएंसी 2 एक दिन में और काम करेगा, मतलब 41 डेज में तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़े। एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 4000 रुपया है, लेकिन दुकानदार ने 5% और 7% की दोहरी छूट दी, तो कितने में सेल किया? मतलब 100 की वस्तु को पहले बेचा 93 में और फिर बेचा आपने 95 में, क्योंकि 5% और 7% का 2 डिस्काउंट आपने दे रखा है। 3 जीरो से काट के हटाओ 3 जीरो को, यहाँ देखो बन जाएगा कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप मुझे बताओ। तो 10 से गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है भाई, 10 से गुणा भी कर सकते हैं। गुणा क्यों करेंगे भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं। 95 इंटू 93 और इंटू 4 डिवाइड करो 10, 35-34 रुपया जो है इसका एसपी हो जाएगा, अंत वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संख्याओं दिस और दिस में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि संख्या प्राप्त समानुपाती हो? फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लो जाके, वही तरीका अप्लाई कर सकते हो। हमने क्या किया, मैं करता हूं डायरेक्ट, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 9 प्लस एक्स बटा 22 प्लस एक्स इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स बटा 32 प्लस एक्स। आप देखेंगे कितने का डिफरेंस है, तो आप बताएंगे, बोलिए, बोल सकते हैं 9 12 में कितने का डिफरेंस है? 13 का डिफरेंस है। 9 और 22 में 13 का डिफरेंस है। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 14 और 32 में कितने का डिफरेंस है बताइए। लिख लेता हूँ, मुझे लगता है कि थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, कोई बात नहीं। 9 प्लस एक्स बटा 22 प्लस एक्स इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स बटा 32 प्लस एक्स। अब यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 18 का, और यहाँ डिफरेंस आ रहा है 13 का, तो फिर ये गुना करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट मैं कोई और तरीके अगर अप्लाई करूँ, अब मैं देखो मैं शॉर्टकट क्या तरीके लगाऊंगा। यहाँ पे देखो मैंने बताया था ना, यहाँ पे डिफरेंस कितना हो जाएगा 13 का, यहाँ डिफरेंस हो जाएगा आपका 18 का। तो अगर मुझे यहाँ ऊपर वाले में 18 से गुना कर दूं और इस वाले में गुना कर दूं 13 से, और दोनों को इक्वेट कर दूं, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 13 18 मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को मॉडिफाई करेंगे। वो कैसे करेंगे देखना, कुछ सीखने को मिलेगा आपको बढ़िया सा। हम क्या करेंगे, 9 प्लस एक्स नीचे लाते हैं, 14 प्लस एक्स को, इसको भेजते हैं उधर 22 प्लस एक्स, इसको लिखते हैं 32 प्लस एक्स। अब जरा देखना यहाँ पे जो डिफरेंस है, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 10 का, यहाँ डिफरेंस है 5 का। अब गुणा करना आसान हो गया, तो यहाँ सिंपल तरीके से ऊपर से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 प्लस 2x इज इक्वल टू 22 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4। बिना किसी क्वालिटी के आपने इसको फटाफट सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते भाई, और आते हैं 15 नंबर सवाल पे। एक चुनाव में मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, कितना, तो 12% लोगों ने अपना मत को नहीं डाला है, ठीक है। और 2% डाले गए मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता ने कुल पंजीकृत मतदाताओं के 46% मत को प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 1044 मतों से हरा दिया है। चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, आपने बोला कि 100% वोट अगर है, ठीक है, तो 12% ने वोट नहीं दिया, मतलब बोल सकता हूं कि जो वोट है वो सिर्फ 88% गिरा। इस 88% जो वोट गिरा, 2% जो वोट था उसको अमान्य घोषित कर दिया। हो सकता है किसी ने उल्टा पुल्टा डाल दिया हो, मतलब मैं कह सकता हूं कि इसका कितना हो जाएगा 2%। तो आप माइनस कर लो 0.88 इंटू 2, 1.76% इसमें से कम कर लो। ये अब जो वोट हुआ ये तुम्हारा वैलिड वोट हो गया, बोल सकते हैं ये तुम्हारा वैलिड वोट हो गया। कितना हो जाएगा बताओ, इसका वैल्यू कितना आएगा, तो 86.24%, 86.24%, ठीक है, ओके। अगर विनर को मिलता है 46%, तो लूजर को मिलता है 40.24%। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। आपसे कह रहा है कि जो हराने का जो नंबर है वो कितना है 1044, मतलब 1044 की वैल्यू यहाँ देखो कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे 5.76। ये वैल्यू
46%, इससे 5.76% ज़्यादा है। तो इतने ही वोट से हरा है, मतलब 5.76 से डिवाइड मुझे निकालना टोटल वैल्यू मतों की। दिस इज द टोटल वोट्स जो आपको रिक्वायरमेंट है। बताइए सही है क्या? इंटू 100 कर दिया हमने। आओ जरा काटे, आओ जरा काटे भैया। तो 4 से कटेगा 25 बार में, 4 से कट जाएगा भाई 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16। ठीक है, 12 गुणा 12 और ये बन जाएगा 12 अट्ठे 96, 8 4 12 सतह 84, 4 गुणा 3 और ये 4 से 25 बार में, ये 3 से कट जाएगा 29 बार में। नहीं, आप गुणा करो, इसका आंसर निकाल लो। 25 गुणा 25 625 इंटू 200 सॉरी 29। तो आप अगर देखोगे शॉर्टकट तो 9 गुणा 5, अंतिम में सिर्फ 5 ही आने वाला है, और ऑप्शन में अंतिम में 5 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है, टिक लगा के भाग सकते हो। बाकी आप गुना करोगे कितना वैल्यू आएगा? 18 125 आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा टोटल वोट की संख्या थी। ये सवाल आपको बढ़िया देखने को मिला है। इस शिफ्ट में 3 से 4 सवाल ऐसे थे जो बहुत बढ़िया आपको देखने को मिले हैं, उनमें से एक ये भी सवाल आपको देखने को मिल रहा है। एक बेलन की त्रिज्या जो है वो 7 मीटर है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर है। तो बेलन का ऊंचाई को फाइंड आउट करना है। बेहद ही आसान, बेहद ही आसान। 2 पाई आर प्लस एच की वैल्यू है कितनी? तो आप बोलेंगे 440। त्रिज्या अगर 7 है तो 2 पाई आर की वैल्यू होती है 44। लिख लो, 7 प्लस एच इज इक्वल टू 440। ये कट जाएगा पूरा पूरा 10 से। 7 में हम कितना जोड़ेंगे ताकि 10 आएगा? तो आप बोलेंगे एच की वैल्यू 3 मीटर। आसान सवाल, बिल्कुल तवज्जो मत दीजिए, आगे बढ़िए, इसको देखें। 29 प्रश्नों का जो एवरेज है वो कितना है? तो आप बोलेंगे 40। जो 15 प्रश्न है उसका एवरेज कितना है? तो आप बोलेंगे 38। जो अंतिम 15 है वो कितना हो जाएगा? 45। तो 15वां निकालना है, कुछ नहीं करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना बोल सकते हैं बताइए? कर दीजिए मल्टीप्लाई, ये आप डिवीजन से भी कर सकते हैं, और अगर आपको डिवीजन में थोड़ी दिक्कत होती है तो आप क्या सिंपल मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप क्या बोल सकते हैं कि 29 गुणा 40 इज इक्वल टू 15 गुणा 38 प्लस 15 गुणा 38। अब चूंकि इसमें एक संख्या 2 बार आएगा, वो संख्या 15वां नंबर होगा, उसको हम मान लेते हैं कि वो x के बराबर, उसको माइनस कर देते हैं। समझ के बात? अब यहाँ से निकाल लीजिए। तो बोलेंगे 29 गुणा 40, यहाँ से हम 15 निकालेंगे कॉमन, कुछ फायदा होगा नहीं कॉमन निकालने से, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। 29 गुणा 4 116 पे 0, ये माइनस कर लो। 15 गुणा 38 और 15, कुछ मिस्टेक किया मैंने, 15 गुणा 45 ना भैया। ठीक है, 15 गुणा 45 है ना ये वाला। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे यहाँ 15 कॉमन निकालिएगा तो 38 प्लस 45 यानी कि 93 या फिर 83, 83 होगा, 83। और यहाँ माइनस करना है मुझे x, यानी 15 तिया 45, 4 15 8 120 यानी 124। सही है ना? 15 तिया 45 कैरी 4 15 8 120 124। ये जो वैल्यू आ गया ये माइनस एक्स की वैल्यू है, मतलब माइनस एक्स की जो वैल्यू आ रखी है वो कितना आ जाएगा बताइए? 45 और 40 यानी कि माइनस 85। आप अगर काट लेंगे तो ये x की वैल्यू आ चुकी है 85 के बराबर। दिस इज 15वां नंबर जो कि आपको रिक्वायरमेंट है। 15 फ्रैक्शन का आपका वैल्यू निकल चुका है। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ टू नंबर, टू को प्राइम नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 323। ठीक है, आप मुझे बताओ, को प्राइम नंबर जो होता है ना उसका एचसीएफ क्या होता है भाई? 1। उसका एचसीएफ क्या होता है? 1। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो जाएगा तो वो नंबर क्या होगा? आप मुझे बताइए। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा तो उसमें और कौन सा नंबर हम ले सकते हैं बताइए? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ टू को प्राइम नंबर्स व्हिच प्रोडक्ट इज दिस, यानी a इंटू बी इज इक्वल टू 323। तो कोई भी दो नंबर आप ले लो जिसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 323 आए। तो एक ले लिया हमने 1
दूसरा ले लिया हमने 3/3। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा बताओ, 1 के बराबर। और अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो कितना आएगा बताओ, 3/3। ठीक है, आसान था, थोड़ा घुमा के पूछने का थोड़ा तरीका अलग था, लेकिन क्वेश्चन बेहद आसान है। आप समझते हैं इस बात को, आगे बढ़ते हैं 19 पे आते हैं भाई। ये सवाल क्या बोलता है कि रमेश है और नरेश है एक दूसरे की ओर 26 के स्पीड से और 18 के स्पीड से चलना या दौड़ना शुरू करते हैं। वे 1 घंटे और 45 मिनट के बाद मिलते हैं, तो दौड़ना शुरू करते समय वे एक दूसरे से कितनी दूर आपको थे, मतलब डिस्टेंस आपको निकालना है। जब एक दूसरे की ओर चलेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा, सम, यानी कि ये बन जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर इंटू 1 घंटे 45 मिनट, मतलब एक इंटीजर 3/4 घंटा इंटू ये जो वैल्यू आएगा ना किलोमीटर में आएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, कितनी दूर मीटर में निकालिए, मतलब किलोमीटर को चेंज करेंगे तो 1000 मीटर। आओ जरा सॉल्व करें। 44 इंटू 4×3 7/4 इंटू 100, सॉरी 1000, यानी कि 4 से कट जाएगा 1 77 पे 000 मीटर। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। आते हैं आखिरी सवाल की तरफ, अंत भला तो सब भला। A sum of P was borrowed and paid back in 3 equal yearly installment। किस्तों का सवाल है, कोई बात नहीं। Each of 30,000 if the rate of interest is 5% compounded annually, then the value of P is approximately क्या होगा। बढ़िया सवाल, आपसे कह रहा है सिंपल, देखिए आपको समझाते हैं हिंदी में हम। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा 5% है, टाइम 3 साल लगता है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 100 के वैल्यू का आपने 105 पे पेड किया पहले साल में, मतलब पहले साल में 20 की वैल्यू का आपने सेल किया, सॉरी कितना पेड किया, 21 रुपया। सेकेंड ईयर में 400 बनेगा 441, और थर्ड ईयर में 8000 बनेगा 9261। बोल सकते हैं यहाँ पे पावर इंक्रीमेंट बढ़ेगा, 20 का स्क्वायर किया फिर 20 का हमने क्यूब किया, ठीक वैसे ही 21 का स्क्वायर किया फिर हमने 21 का क्यूब किया। समझ गए बात। अब इसका ये मतलब हुआ कि हमने 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमको पेड करना है, लेकिन यहाँ पे तीनों इक्वल तो है नहीं, तो हम पहले करते हैं तीनों का इक्वलिटी चेक कर लेते हैं। तो इक्वल करने के लिए इसमें मुझे 21 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, चूंकि हमने इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा। बोलिए, इसको मुझे 441 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो इधर भी करना ही पड़ेगा। अब जरा देखो, 441 यानी कि 882 और ये 0, ये बन जाएगा 21 चौक 84 पे 00, ये बन जाएगा आपका 8000। इसका ये मतलब हुआ, अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो 8 तरीके 24, 8 4 12, यानी कि 25,220। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ इसका, बताओ बताओ। इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी ने 3 साल पहले 25,220 रुपया अगर किसी ने मूलधन लिया होता, तो 9261 रुपया का 3 अलग अलग किस्त उसको चुकाना पड़ता 3 सालों में, अगर वो 5% इंटरेस्ट की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, आपसे कह रहा है कि 9261 रुपया नहीं, बल्कि 30,000 रुपया का उसने क्या किया है भाई, किस्त चुकाया है 3 बार। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर मुझे नया वाला प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है तो 30,000 का जो वैल्यू होगा वो 9261 के बराबर होगा, और मुझे निकालना पड़ेगा इस 25,220 के वैल्यू से मल्टीप्लाई करके। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो। यानी कि 30,000 को मुझे गुणा करना है 25,220, राइट, और डिवाइड करना है 9261। आंसर आ चुका है मेरे पास, और ये जो वैल्यू आ रही है 81,697.4। इतना रुपया आपको उधार लिया था उस बंदे ने। बोल सकते हैं देन द वैल्यू ऑफ पी इज अप्रोक्सीमेटली क्या है। यहाँ पे लिया ना कि सम ऑफ पी इज बोरोड, मतलब उधार लिया, तो उस मूलधन का वैल्यू कितना है, 81,697 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, अगर पॉइंट को भूल जाए तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में, आपको पता है दोस्तों। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।